Hello friends, welcome to Tale Times. I am your narrator and let's begin our story Rebirth of My Devil President, Episode 5. अथर्व उसे अजीब तरीके से देख रहा था तभी धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम जानो कि वेडिंग कहाँ होंगी पर जमीन पर तो बिल्कुल नहीं होंगी। उसके बाद हम इंडियन स्टाइल से वेडिंग करेंगे। तुम्हारे पास तो इतने पैसे होंगे ही कि तुम शादी में खर्च कर सको, है ना तुम्हारे पास पैसे? अथर्व ने धीरे से कहा। सो जाओ। धनुषी ने जब उसकी बात सुनी तो अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी। आखिर इतने पैसों का करोगे क्या तुम? फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? कहीं तुम कंगाल तो नहीं हो? ओह माय गॉड, मेरा पति कंगाल निकला। कहता है अर्श पर है लेकिन वो तो फर्श पर निकला। उसकी बात सुन अथर्व ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम चुप करोगी? जब देखो कुछ भी बोलते रहती हो। उसकी बात सुन धनुषी मुंह बनाते हुए सो गई। अथर्व भी उसे एक नज़र देखा और आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह अथर्व की आंखें खुली। उसने एक नज़र धनुषी को देखा, फिर अच्छे से लेटा कर फ्रेश होकर जिम चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वो वापस आया और वॉशरूम चला गया। उसके जाते ही धनुषी की आंखें खुल गई। उसने टाइम देखा तो हड़बड़ा गई। ओह नो, मैं लेट कैसे हो गई? वो जल्दी जल्दी उठने लगी तो वॉशरूम का दरवाजा खुला। उसने पलट कर देखा तो अथर्व को देख जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। शी शेम शेम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे कमरे में एक लड़की भी रहती है और तुम ऐसे ही आ गए। फिर उसने अपनी एक आंख खोल उसे नीचे से ऊपर देखा। इस वक्त अथर्व सिर्फ एक बाथरोब में था। धनुषी ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ओह कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? देखो अगर ऐसा है तो मत करो, वरना मुझसे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो बाद में बहुत पछताओगे। अथर्व की भौहें आपस में जुड़ गई। उसने अपने कदम धनुषी की तरफ बढ़ा दिए जिससे वो घबरा गई। देखो मेरे पास मत आना वरना मेरे हाथों कुछ हो जाएगा। उसकी बात सुन अथर्व के चेहरे में एक डेविल स्माइल आ गई और वो उसके पास आने लगा। धनुषी पीछे जाते जाते बेड से टकराकर गिर गई। अथर्व ने उसके दोनों तरफ हाथ रख दिए और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, थोड़ा कम बोला करो, फायदे में रहोगी। धनुषी घबराते हुए बोली, ठीक है मम्मा, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। उसकी बात सुन अथर्व के भाव सख्त हो गए। उसने धनुषी के गर्दन को अपने होठों से छूते हुए कहा, नहीं तुम आज के बाद कॉलेज नहीं जाओगी। व्हाट? धनुषी चिल्ला उठी। आखिर ये आदमी उस पर पाबंदी कैसे लगा सकता है? क्या वो चाहता है कि वो अनपढ़ रहे? हम तुम ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हो पर कॉलेज नहीं जाओगी। मैं तुम्हें लेकर रिस्क नहीं ले सकता। ये बोल अथर्व उसके ऊपर से उठ गया। वही धनुषी के आंखों में आंसू आ गए। उसने भराए गले से कहा, प्लीज मेरी स्टडी मत रोकवाओ। अथर्व ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। फिर वो वहां से चला गया। धनुषी रोते हुए उसे ही देख रही थी। वो भारी कदमों से वॉशरूम चली गई और शावर लेने लगी। नहीं डेविल, तुम मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरी स्टडी नहीं रोक सकते। ये बोल वो बाहर आ गई। इस वक्त उसने एक एंकल पैंट, क्रॉप टॉप और ऊपर से एक श्रग पहना हुआ था। वो अभी बहुत प्यारी लग रही थी। वही अथर्व ब्लैक सूट पहने डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो धनुषी 20 मिनट लेट थी। अथर्व चेयर से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने देखा धनुषी सोफे पर मुंह फुलाए बैठी थी। अथर्व ने उसके पास आते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू लुकिंग सो एंग्री? धनुषी ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। ये बोल उसने एक मेड को बुलाया तो वो तुरंत ब्रेकफास्ट उसे देकर चली गई। धनुषी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, तुम हमेशा अपनी मर्जी क्यों चलाते हो? अथर्व उसके बगल में बैठ गया और उसके तरफ एक निवाला बढ़ा दिया। धनुषी ने उसे गुस्से में घूरा और उठकर वहां से जाने लगी। अथर्व ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, स्टॉप इग्नोरिंग मी। जब तक तुम ब्रेकफास्ट नहीं करती तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। धनुषी ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? एक तो तुमने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया और ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रहे हो। अथर्व ने उसकी बात सुन गहरी सांस ली और अपने कोल्ड वॉइस में कहा, धनुषी डोंट चेक माई पेशेंस लेवल।
धनुषी ने गुस्से में अथर्व के हाथ से प्लेट छीनकर फर्श पर फेंक दिया, जिससे अथर्व का रहा सहा सब्र का बांध भी टूट गया। उसने गुस्से में अपना हाथ उस पर उठा दिया, पर बीच में ही रोक दिया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, धनुषी। धनुषी ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके हाथ को जो उसके गालों से बस कुछ इंच की दूरी में थे। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने सिसकते हुए कहा, त तुम बहुत बुरे हो, त तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आई हेट यू, तुम सच में बहुत बुरे हो, एक दिन तो तुम मुझे मार भी दोगे। अथर्व ने जब उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल और चेहरा डार्क हो गया। अथर्व ने जब उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल और चेहरा डार्क हो गया। अचानक धनुषी को ऐसा महसूस हुआ कि वहां का पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। उसे पूरा कमरा किसी नर्क से कम नहीं लग रहा था। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने, एक बार फिर कहना। उसकी आवाज सुन धनुषी कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी मम्मा, मुझे। अचानक उसकी आवाज उसके मुंह में घुट के रह गई, क्योंकि अथर्व ने उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया था। अथर्व अपना सारा गुस्सा उस किस के जरिए निकाल रहा था। धनुषी उसको खुद से दूर धकेलने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अथर्व ने उसे देखा तो उसके होठों को छोड़ उसके गले में बढ़ गया। धनुषी ने उसे दूर करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इस वक्त सच में धनुषी अथर्व को देख घबरा गई थी, क्योंकि वो कभी उसके सामने इस तरह बिहेव नहीं करता था। थोड़ी देर बाद अथर्व उससे दूर हुआ और उसको अपनी गोद में उठा लिया। धनुषी ने चुपचाप उसके सीने में अपना सिर टिका लिया और सिसकने लगी। अथर्व स्टेयर्स से उतरते हुए उसे डाइनिंग टेबल के पास ले गया और अपनी गोद में बैठा लिया। मेड ने तुरंत दोनों का ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। अथर्व ने मैट को बिना देखे कहा, गो एंड क्लीन माई रूम। मेड ने ओक प्रेसिडेंट कहा और ऊपर चली गई। अथर्व ने धनुषी को देखा, जिसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। अथर्व का एक हाथ उसकी खुली कमर में था और उसने दूसरे हाथ से एक निवाला धनुषी की तरफ बढ़ा दिया। धनुषी ने अभी भी अपना मुंह बंद करके रखा था, जिससे अथर्व ने अपनी पकड़ धनुषी की नाजुक कमर में कस दी। धनुषी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उसके आंसू लुढ़क के उसके गाल पर आ गए। उसे अथर्व का इस तरह टॉर्चर करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो वही अथर्व अच्छा लगता था, जो उसके साथ स्वीट, लविंग और केयरिंग रहता था। पर जो अथर्व अभी उसके सामने था, वो किसी डेविल से कम नहीं था। धनुषी रोने लगी और अथर्व के गले लगते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। उसकी बात सुन अथर्व की आंखें सर्द हो गई। उसकी पकड़ धनुषी पे कस गई। नहीं, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, यू आर माइन, अब से तुम इसी घर में बंद रहोगी। अथर्व के दिमाग में अभी भी उस वक्त का सीन चल रहा था, जब धनुषी उस कोठे में थी। लोग कैसे उसे गंदी नज़र से देख रहे थे। भले ही अथर्व ने उन सबको खत्म कर दिया, पर अभी भी उसे उस आदमी का सबूत नहीं मिला था जिसने धनुषी को किडनैप करवाया था। वो अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। धनुषी ने अथर्व की शर्ट कस कर अपनी मुट्ठी में भर ली। वो उसकी बात सुन परेशान हो गई। धनुषी एक आज़ाद पंछी है, वो कैसे इस पिंजरे में कैद रहेगी। अथर्व सच में बदल गया है। वो अब बाकी लड़कों की तरह बिहेव कर रहा है, जो हमेशा लड़कियों को घर में बंद रखना चाहता है। पर धनुषी को कहाँ पता था, अथर्व ये सब उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा है। भले ही अथर्व एक हार्टलेस पर्सन है, पर अब उसके पास भी एक दिल है जो सिर्फ धनुषी के लिए धड़कता है। वो अपनी धड़कन को कैसे मौत के मुंह में भेज सकता है, जब वो इस बात से वाकिफ है। धनुषी ने गुस्से में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे अथर्व नहीं हो, तुम बदल गए हो। मेरा अथर्व कभी मुझ पर पाबंदी नहीं लगाता था, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। अथर्व ने धनुषी के लट को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, ऑफ कोर्स से मैं कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल आई एम डेविल प्रेसिडेंट। उसकी बात पूरी होने से पहले ही धनुषी ने उसे घूरते हुए कहा, जिसे सुन अथर्व के होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। वही दो जोड़ी आंखें उन्हें तब से अपनी घबराई हुई नजरों से देख रही थी। अथर्व ने धनुषी के होठों को अपने होठों से छू लिया और अपने कोल्ड वॉइस में कहा, हाइड एंड सीक खेलना बंद करो और यहाँ आओ। उसकी आवाज सुन वो शख्स घबरा गया और भागते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। धनुषी ने उसे देखा तो हैरान हो गई। सॉरी प्रेसिडेंट, बट बहुत इम्पोर्टेंट काम था, रॉबन ने डरते हुए कहा।
अथर्व ने एक नज़र उसे देखा, फिर धनुषी को उठाकर खुद उठ गया और कहा, तुम ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेना, मैं चेक करने आऊँगा। अगर तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ये बोल अथर्व वहाँ से चला गया। धनुषी वहीं बैठकर धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। स्टडी रूम बोलो, अथर्व ने सोफे में बैठते हुए कहा। रॉबिन ने एक लंबी सांस ली। उसे अथर्व के पास खड़े होने में भी डर लग रहा था। उसको तो ऐसा लग रहा था कि कोई ठंडी हवा उसे छू कर निकल रही है। रॉबिन ने बोलना शुरू किया, प्रेसिडेंट, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर उस आदमी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है जिसने धनुषी मैम को किडनैप करने की कोशिश की थी। अथर्व ने कहा, और वो राधा? रॉबिन ने सिर झुकाते हुए कहा, वो राधाबाई तो बस मोहरा है, असली खेल तो कोई और खेल रहा है। इसके पीछे कोई बहुत बड़े आदमी का हाथ है, वो लड़कियों की सप्लाई करता है। अथर्व ने सुना तो सिर हिला दिया और बोला, हम उस राधा पर नजर रखना और वो लड़कियों को उसके घर पहुंचा देना। ओक प्रेसिडेंट, रॉबिन ने कहा। तो अथर्व ने आगे कहा, घर के चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दो, धनुषी कहीं जाना पाए। रॉबिन ने सुना तो हैरान हो गया। उसे देख अथर्व की एक भौहें तन गई। रॉबिन ने रानी से पूछा, प्रेसिडेंट, आप मैम को कैद करके रखना चाहते हैं? अथर्व ने उसे घूरा और अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रॉबिन ने अथर्व को एक बार फिर समझाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, मैं लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, उन्हें ज्यादा पोसेसिव और ओवर केयरिंग लड़के नहीं पसंद हैं। ऐसे तो वो आपसे नफरत करने लगेगी और आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ये सब बोल उसने जैसे ही अथर्व को देखा उसके कदम लड़खड़ा गए। अथर्व उसे ही अपनी जलती निगाहों से घूर रहा था। इस वक्त वो किसी राक्षस के जैसा लग रहा था। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें स्वर्ग जाने की बहुत जल्दी है। उसकी बात सुन रॉबिन कांपते हुए बोला, नो प्रेसिडेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपको समझा रहा था। अथर्व ने अपने रूड वॉइस में कहा, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो मुझे तुमसे सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अथर्व ने उससे कुछ कहा जिसे सुन रॉबिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रॉबिन ने हकलाते हुए कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं? अथर्व ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? अब जल्दी से जाकर तैयारी करो। अवॉक प्रेसिडेंट, ये बोल रॉबिन तुरंत वहां से भाग गया। उसने एक नज़र ब्रेकफास्ट कर रही धनुषी को देखा, फिर उसकी बलाया लेते हुए बोला, थैंक्स मैम, अब मेरी नंबर आ ही गई। वही धनुषी इन सब से अनजान अभी भी अपने प्लेट को देख रही थी जिसमें आधे से ज्यादा खाना बचा हुआ था। तभी किसी ने उसके कंधे में हाथ रखा जिससे वो चिहुक उठी। रिलैक्स, मैं हूँ, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बगल में बैठ गया। पर जैसे ही उसकी नज़र धनुषी के प्लेट में गई वो गुस्से से उसे तेरेने लगा जिससे धनुषी सकपका गई और उसके हाथों से स्पून छूटकर प्लेट में ही गिर गया। उसने हकलाते हुए कहा, वो मुझे भूख नहीं है, मैंने कल कुछ ज्यादा ही खा लिया था। ये बोल वो जैसे ही उठने लगी अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस उसे चेयर पर बैठाते हुए उसके तरफ एक निवाला बढ़ा दिया। धनुषी ने बिना ना नुकुर किए वो निवाला खा लिया। अथर्व उसे धीरे धीरे खिलाने लगा तो धनुषी भी शांति से खाने लगी। मन तो नहीं था पर खाना तो था ही, वरना ये डेविल उसे ही खा जाता। धनुषी को खिलाने के बाद अथर्व ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज रात मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं देर से आऊँगा और लंच और डिनर कर लेना। मैं मेड से पूछूंगा, अगर उसने कहा कि तुमने लंच या डिनर नहीं किया तो तुम देख लेना। ये बोल अथर्व ने उसे हक किया और वहां से चला गया। धनुषी उसे अजीब तरह से देखने लगी। उसने गुस्से में कहा, ये मुझे कैद करेगा, पर किसे कैद करेगा, जब यहाँ रहूंगी ही नहीं। ये बोल वो ऊपर चली गई। दोपहर का वक्त धनुषी अपने कमरे में थी कि डोर नॉक हुआ और एक मेड लंच लेकर अंदर आई। मैम ब्रेकफास्ट, मेड ने कहा और प्लेट रख कर चली गई। धनुषी ने चुपचाप प्लेट उठा लिया और लंच करने लगी। वही अथर्व जिसकी नज़र अपने लैपटॉप पर थी, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, बी रेडी फॉर अ सरप्राइज, फिर वो अपना काम करने लगा। वही कमरे में धनुषी लंच करने के बाद बोर हो रही थी, तभी अचानक उसने खुशी से चहकते हुए कहा, मैं अपने बनीस से मिलकर आती हूँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। ये बोल वो गार्डन में चली गई और झाड़ियों के पीछे चली गई, पर उसे वहां कुछ नहीं दिखा। उसने पूरा गार्डन छान मारा पर कोई फायदा नहीं। धनुषी एक बॉडीगार्ड के पास गई और बोली, यहाँ पर तो बहुत सारे खरगोश थे, सब कहाँ चले गए?
बॉडीगार्ड ने कहा, मैम उस दिन आपके जाने के बाद ही प्रेसिडेंट ने सारे खरगोशों को गायब करवा दिया, पता नहीं कहाँ है। उसकी बात सुन धनुषी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसने मन में कहा, गायब करवा दिया, आखिर इसका मतलब क्या है? फिर वो वहां से गुस्से में चली गई और अपने बेड से फोन उठाकर अथर्व को कॉल करने लगी। वही अथर्व इस वक्त अपने मीटिंग में बिजी था। उसने जब धनुषी का कॉल देखा तो तुरंत रिसीव कर लिया। सारे एम्प्लॉई हैरान हो गए क्योंकि अथर्व ने मीटिंग के बीच कभी फोन को हाथ तक नहीं लगाया था। अथर्व कुछ बोलता कि धनुषी ने गुस्से में बोलना शुरू किया, तुम खुद को समझते क्या हो, तुमने सारे बनीज को कहा गायब करवा दिया। अथर्व ने जब उसकी बेफिजूल की बातें सुनी तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और साइलेंट पर कर दिया। वही कॉल डिस्कनेक्ट होने से धनुषी का दिमाग गर्म हो गया। उसने डोर लॉक किया और बेड पर ओलिवर को पकड़कर लेट गई। डेमन कहीं का उसने खुद से बुदबुदाया और आंखें बंद कर लिया। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। रात के 12 बजे कार रुकने की आवाज आई। अथर्व डैशिंग तरीके से अपने फुरारी से निकला। इस वक्त उसने अपने राइट हैंड में अपना कोट पकड़ रखा था। वो अंदर अपने मास्टर बेडरूम में आया और सोफे पर अपना कोट फेंक दिया। उसकी नज़र बेड पर गई तो धनुषी वहां नहीं थी। वो वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया और थोड़ी देर बाद नीचे आ गया। उसने देखा धनुषी कहीं भी नहीं थी। तभी उसकी नज़र एक मेड पर गई। उसने उसे बुलाया और पूछा, क्या धनुषी ने डिनर किया? मेड ने सिर झुकाते हुए कहा, नो प्रेसिडेंट लंच करने के बाद वो अपने कमरे में सो गई थी और अभी तक नहीं उठी है। अथर्व उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया और धनुषी के कमरे में चला गया। उसने देखा धनुषी ओलिवर को पकड़कर सो रही है। अथर्व बेचारा उस भालू को गुस्से में घूरने लगा। फिर वो धीरे से धनुषी के पास आया और उसका सिर सहलाने लगा। अथर्व को धनुषी की चिंता होने लगी क्योंकि वो ठीक से अपना डाइट फॉलो नहीं कर रही थी। वो अधिकतर अपना डिनर मिस कर देती थी जो उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। अथर्व ने धीरे से धनुषी को ओलिवर से दूर किया पर धनुषी वापस कुनमुनाते हुए ओलिवर को वापस कसकर पकड़ लिया। अथर्व को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि धनुषी सिर्फ उसकी थी और वो सिर्फ उसे ही पकड़कर सो सकती थी, सिर्फ उसे ही टच कर सकती थी, ना कि इस भालू को। अथर्व ने जबरदस्ती ओलिवर को धनुषी से अलग किया और उसे जमीन में फेंक दिया। इस वक्त धनुषी इतने गहरी नींद में थी कि उसे इन सब का कोई अंदाजा ही नहीं था। अथर्व ने धनुषी को अपनी गोद में उठा लिया और अपने मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। धनुषी इतनी हल्की थी कि अथर्व को उसका वजन ना के बराबर लग रहा था और वैसे भी अब तो धनुषी को अपनी बाहों में लेकर घूमना उसकी आदत हो चुकी थी। अथर्व धनुषी को अपने मास्टर बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर अच्छे से लेटा दिया और उसके सिर को चूम लिया। फिर वो भी उसके बगल में लेट गया और उसे अपने सीने में छुपाकर लेट गया। उसने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, फिर तुम चाहकर भी कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी और मुझसे दूर जाने का ख्याल कभी अपने छोटे से दिमाग में मत लाना वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। फिर उसने उसके बालों को चूम लिया और कसकर पकड़कर सो गया। अगले सुबह सूरज की तेज चमचमाती किरण धनुषी के चेहरे पर पड़ी और वो अंगाड़ाई लेते हुए बेड से उठी। उसने धीरे से अपनी पलकें झपकाई और जैसे ही उसकी नज़र कमरे पर गई तो वो हैरान हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लीं। पूरे मास्टर बेडरूम में फेरी लाइट्स लगी हुई थी, जमीन पर बलून्स बिखरे हुए थे। सामने एक खूबसूरत सा स्टेचू था जो हूबहू धनुषी की तरह दिखता था। उस स्टेचू में एक ब्लू कलर की गाउन थी, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह, बट इसमें कुछ यूनिक डिजाइन्स थे। पूरा गाउन ग्लिटर की तरह शाइन कर रहा था जिससे वो और भी खूबसूरत लग रहा था। धनुषी उस ड्रेस को छूने लगी। उसे तो ये सब एक सपना लग रहा था। तभी उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर गई जिसमें एक बहुत खूबसूरत ब्लू कलर का बॉक्स था जो रेड रिबन से बंधा हुआ था। उसके कदम उस तरफ बढ़ा दिया। उसने बॉक्स उठाया तो नीचे एक खूबसूरत सा कार्ड रखा हुआ था जो हॉट शेप का था। उसे देखकर धनुषी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कार्ड खोलकर पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था, माय एंजल, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कुछ देर में तुम्हें रेडी करने के लिए ब्यूटिशियंस आएंगी और जो इस बॉक्स में है उसे जरूर पहन लेना, कुछ देर में तुम्हारा सारा सपना पूरा हो जाएगा। या डेविल, ये शब्द पढ़ धनुषी खिलखिला दी। तभी दूर पर नॉक हुआ। धनुषी जल्दी से डोर ओपन की तो 4 से 5 ब्यूटिशियंस खड़ी थी। मैम, हम सब आपको रेडी करने के लिए आए हैं।
धनुषी ने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें अंदर आने दिया। सारी ब्यूटिशियंस ने जब कमरा देखा तो शौक में उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। धनुषी वॉशरूम में जाते हुए बोली, आप सब रुकिए, मैं शॉवर लेकर आती हूँ। शो मैम। कुछ देर बाद धनुषी शॉवर लेकर आई। उसने वो गाउन पहन लिया। उस गाउन का गला डीप था जिससे उसके कर्व्स दिख रहे थे और उसका फिगर काफी अच्छे से उभर कर आ रहा था। उसने अपने हाथों में ब्लू कलर का प्रिंसेस ग्लव्स पहना हुआ था जो उसके एल्बो तक आ रही थी। एक ब्यूटिशियस ने मुस्कुराते हुए कहा, माम आप तो इतने में ही प्यारी लग रही हैं। धनुषी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद ब्यूटिशियस ने धनुषी के बालों बन बनाया, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। तभी धनुषी ने वो ब्लू बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक प्लैटिनम का चेन था जिसमें ब्लू डायमंड लगा हुआ था। धनुषी ने वो पहन लिया। वही ब्यूटिशियस ने उसके कानों में डायमंड का छोटा सा टॉप्स पहना दिया और बालों में प्लैटिनम का पतला सा क्राउन लगा दिया। धनुषी के होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक और हल्का मेकअप कर दिया। धनुषी ने जब खुद को देखा तो खड़ी हो गई। क्या ये मैं हूँ? धनुषी ने मिरर में देखते हुए खुद की तरफ फिंगर पॉइंट किया। एक ब्यूटिशियन हंसते हुए बोली, माम आप तो सच में सिंड्रेला ही लग रही हो। तभी दूर पर फिर नॉक हुआ। एक ब्यूटिशियन ने दरवाजा खोला तो सामने रॉबन खड़ा था। ब्यूटिशियन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, जी आप कौन? रॉबन ने कहा, वो मुझे माम से मिलना था। धनुषी ने जब एक जानी पहचानी आवाज सुनी तो उठकर दूर के पास आई और सरप्राइज होते हुए बोली, रिबन तुम? पर रॉबन कहा, अपने होश में था वो तो बस अपलक धनुषी को देखने लगा। वो लग ही रही थी इतनी सुंदर और सबसे खूबसूरत उसकी वो लिटें जो उसके गुलाबी गालों को चूम रही थी। धनुषी उसके पास आई और उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ? रॉबन तो जैसे अभी होश में आया उसने हकलाते हुए कहा, वो प्रेसिडेंट आपका वेट कर रहे हैं। फिर उसने मन में कहा, अच्छा हुआ प्रेसिडेंट यहाँ नहीं थे वरना आज मैं उनका शिकार बन जाता। वही धनुषी ने जब रॉबन की बात सुनी कि अथर्व उसका वेट कर रहा है तो वो जल्दी से अपने गाउन को उठाकर कॉरिडोर में भागने लगी। वो चारों तरफ देखकर हैरान हो गई। पूरा घर ब्लू और वाइट थीम में खूबसूरत लग रहा था। धनुषी स्टेयर्स से उतरने लगी जहां गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। धनुषी का गाउन पूरे स्टेयर्स में फैल चुका था। वो जल्दी से बाहर आई जहां का उसका पहले से ही वेट कर रही थी। मैम संभाल के। रॉबन पीछे से हाफते हुए आया जो कब से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। एक बॉडीगार्ड ने का दरवाजा खोला तो धनुषी अपना गाउन संभालते हुए अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और बॉडीगार्ड भी उस कार को कवर कर लिए। धनुषी आज बहुत एक्साइटेड लग रही थी। उसे तो सच में ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद कार एक बीच के सामने रुकी। धनुषी बीच देखकर हैरान हो गई। वो कार से उतरी तो उसकी नज़र समुद्र में गई जहां बहुत बड़ी एक शिप खड़ी थी, टाइटैनिक जितनी या फिर उससे भी बड़ी। पर उसे इस बात की हैरानी थी कि पूरी बीच खाली थी, बस वो और बॉडीगार्ड ही थे। धनुषी ने ज्यादा ना सोचते हुए अपने दोनों हाथों से अपना गाउन पकड़ लिया और शिप की तरफ जाने लगी। वो सीढ़ियों से होती हुई जैसे ही शिप पर गई तो वैसे ही शिप स्टार्ट हो गई। रॉबन भी उसके पीछे ही था। वो उसे शिप के अंदर लेकर जाने लगा। वो उसे एक बहुत बड़े हॉल में ले गया जहां बहुत अंधेरा था। शिप काफी लग्जरियस था, यहाँ सारी चीजें अवेलेबल थी। धनुषी अंधेरे को देखकर घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, डेविल क्या तुम यहाँ हो? उसके कहते ही पूरे हॉल की लाइट जलने लगी। धनुषी ने जब सामने का नजारा देखा तो हैरान रह गई। वहां बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी जिसने व्हाइट कलर की गाउन पहन रखी थी। उनके हाथ में मैजिकल वॉन्ड था। सब सिर झुकाकर धनुषी का वेलकम करने लगी। धनुषी तो सबको देखकर खुश हो गई। सब बिल्कुल परिया ही लग रही थी। उसने नीचे देखा तो वो एक रेड कार्पेट पर थी। फिर उसकी नज़र पूरे हॉल में गई। बीच एक बहुत बड़ा सा झूमर लगा हुआ था जिसमें लाइट जल रहा था और वो गोल गोल घूम रहा था। पूरा हॉल काफी अच्छे से डेकोरेटेड था। हर जगह फेरी लाइट्स और फ्लावर्स लगी हुई थी। वो बिल्कुल किसी कैसल का हॉल लग रहा था। तभी अचानक पूरी लाइट डिम हो गई और दो स्पॉटलाइट जली, एक धनुषी पर और एक उससे कुछ दूर जहां एक आदमी पीठ करके खड़ा था। धनुषी ने देखा तो उसकी तरफ बढ़ गई। तभी वो शख्स पीछे मुड़ा। धनुषी ने जब देखा तो वो वही जम गई। अथर्व ब्लैक टैक्सीडो में बहुत हैंडसम, चार्मिंग और डैशिंग लग रहा था। जेल से सेट किए बाल, लेफ्ट हैंड में ब्रांडेड वॉच।
अथर्व घुटनों के बल बैठ गया और धनुषी का एक पैर अपने नी में रखकर उसे ग्लास स्लिपर्स पहनाया जो पेंसिल हील का था। धनुषी की नज़र जब अपने पैरों पर गई तो हैरान हो गई। क्या वो घर से यहाँ तक बिना सैंडल्स के आई थी? एक्साइटमेंट में वो तो सब भूल ही गई थी। धनुषी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया तो अथर्व खड़ा हो गया और उसके कमर को पकड़ अपने करीब खींच लिया, जिससे धनुषी का हाथ अथर्व के सीने में जा लगा। हाई हील्स पहनने के बावजूद भी धनुषी अथर्व से छोटी ही हो रही थी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अथर्व के नीले आंखों में लगातार देखने लगी। अथर्व ने झुककर उसके लाल होठों पर अपने सख्त होंठ रख दिया। वो धनुषी को देखकर अपना कंट्रोल ही खो चुका था। वो पैशनेटली उसे किस कर रहा था। अथर्व धनुषी को किस कर ही रहा था कि पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। धनुषी जल्दी से उससे दूर हुई और चारों तरफ देखने लगी तो हैरान ही हो गई। वहां बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और शायद उनकी फैमिलीज खड़ी थी। सबके चेहरे पर डिजाइनर आई मास्क था। आदमियों ने ब्लैक डिजाइनर मास्क और औरतों ने व्हाइट डिजाइनर मास्क पहना हुआ था, सिवाय धनुषी और अथर्व के। अथर्व ने धनुषी को कमर से पकड़ उठा लिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें अच्छा लगा तुम्हारा ड्रीम वेडिंग? धनुषी ने अपना हाथ अथर्व के कंधे पर रख लिया। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने अथर्व को टाइटली हग कर लिया और फिर उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए बोली, आई लव यू माई हैंडसम डेविल। तुम बहुत अच्छी हो। मैंने जैसा इमेजिन किया था ये उससे भी कई ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें पता है, मैं जब भी डिज्नी प्रिंसेस को देखती हूँ ना, हमेशा सोचती हूँ काश मैं भी वैसी ही दिखती। मेरे लाइफ में भी एक प्रिंस हो जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? धनुषी ने उसका चेहरा अपने छोटे हाथों में लेते हुए कहा। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम डिज्नी प्रिंसेस से भी कई ज्यादा खूबसूरत और प्यारी हो और ये प्रिंसेस सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। धनुषी अथर्व की बात सुन खिलखिलाने लगी। तभी अचानक म्यूजिक बजने लगा। अथर्व ने धनुषी को नीचे उतारा और उसका एक हाथ अपने एक हाथ में ले लिया और उसका दूसरा हाथ अपने कंधे में रख दिया। फिर अपने दूसरे हाथ से उसका कमर कसकर पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अथर्व धनुषी के साथ बॉल डांस करने लगा। सारे कपल्स भी उन दोनों के साथ डांस करने लगे। सारी लाइट डिम थी, बस झूमर जो घूम रहा था उसमें लाइट जल रही थी, जो माहौल को और रोमांटिक बना रही थी। अथर्व काफी अच्छा बॉल डांस कर रहा था। वो शुरू से इंग्लैंड में रहा है और वहाँ बॉल डांस काफी पॉपुलर भी था, इसलिए अथर्व को बॉल डांस करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। सारे कपल्स घूम घूम कर बॉल डांस कर रहे थे। धनुषी मुस्कुरा रही थी। धनुषी ने कहा, थैंक्स डेविल, मुझे तो अभी भी ये सब सपना ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिज्नी वर्ल्ड में आ गई हूँ। अथर्व ने सुना तो झटके से उसे कमर से पकड़ उठा लिया और उसके गर्दन में अपने दांतों को धंसा दिया। धनुषी दर्द से तड़प उठी। धनुषी की आंखें आंसुओं से डबा गई। आखिर अथर्व ने इतने जोर से जो काटा था। धनुषी ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे बाइट क्यों किया, वो भी इतनी जोर से? तुम बहुत बुरे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। धनुषी अपना गर्दन सहलाने लगी। अथर्व ने जहां बाइट किया था वहां किश करते हुए बोला, I was just bringing you out of the dream world। मैं तो बस तुम्हें सपनों की दुनिया से बाहर ला रहा था। धनुषी ने उसके गर्दन में मुंह घुसा लिया और उसको जोर से काटते हुए बोली, टिट फॉर टैट, आज के बाद मुझे मत काटना वरना। अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। धनुषी तो हैरानी से उसे ही देखने लगी। क्या ये इंसान आयन का है? इतनी जोर से काटा फिर भी चू तक नहीं किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों स्टेज पर आए। फादर ने दोनों को देखा तो मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और रिंग एक्सचेंज करने को कहा। अथर्व और धनुषी ने रिंग एक्सचेंज किया तो तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। रिंग्स बहुत ही खूबसूरत था। प्लेटिनम रिंग में ब्लू कलर्स के डायमंड। फादर ने आगे कुछ बोला जिसे सुनकर धनुषी हैरानी से अथर्व को देखने लगी। अथर्व के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने धनुषी को कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसके होठों को अपने होंठों से सिल कर दिया। सारे लोग हूटी करने लगे। रॉबिन ने ये सब देखा तो झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। तौबा तौबा, एक सिंगल लड़के के सामने ये सब करने में शर्म नहीं आती। लगभग 15 मिनट बाद अथर्व उससे दूर हुआ। धनुषी अपनी बेकाबू सांस को संभालने की कोशिश कर रही थी। फादर ने मुस्कुराते हुए कहा, नाउ यू आर अ हस्बैंड एंड वाइफ।
धनुषी ने सुना तो एक्सीमेंट में अथर्व से लिपट गई। अथर्व ने भी अपने एक हाथ से उसे थाम लिया। धनुषी ने खुशी से चहकते हुए कहा, नाउ आई एम योर वाइफ, अब तुम किसी दूसरी लड़की को मत देखना वरना मैं उसका मर्डर कर दूंगी। अथर्व ने कहा, कोई बात नहीं, जिसका भी मर्डर करना है कर देना, मैं सब संभाल लूंगा। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज आई। अथर्व ने जब गोलियां चलने की आवाज सुनी तो उसका चेहरा शक्त हो गया। सारे बॉडीगार्ड ने उन दोनों को और मेहमानों को कवर कर लिया और पलटवार करने लगे। धनुषी ने देखा तो कुछ नकाबपोश आदमी थे, सबके हाथ में गन थी। धनुषी डर के कारण अथर्व के सीने के छुप गई। सारे मेहमान भी डर गए थे पर बॉडीगार्ड उन्हें काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी एक गोली सीधा धनुषी की तरफ आने लगी। अथर्व ने देखा तो रॉबन की तरफ अपना हाथ कर दिया। रॉबन ने तुरंत एक गन अथर्व की तरफ फेंक दिया। अथर्व ने तुरंत उसे कैच कर लिया और सीधा उस बुलेट को पॉइंट किया और ट्रिगर दबा दिया। अथर्व की बुलेट उस दूसरे बुलेट को भेदते हुए उस शूटर के ब्रेन में लगा और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। धनुषी ने देखा तो घबरा गई। अथर्व ने उसे एक पिस्तौल देते हुए कहा, पकड़ो इसे। धनुषी ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। अथर्व ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, तुम्हें ये करना होगा, और जबरदस्ती पिस्तौल धनुषी के हाथ में थमा दिया। धनुषी के तो हाथ ही कांपने लगे। देखते ही देखते जंग का मैदान छिड़ गया। अथर्व के बॉडीगार्ड उन नकाबपोशों पर हावी होने लगे। ऐसा लग रहा था आज ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। अथर्व भी उन सब पर शूट कर रहा था। कहीं न कहीं उसे समझ आ गया था कि वो सब कौन हो सकते हैं। तभी एक आदमी अथर्व की तरफ अपनी गन पॉइंट करके खड़ा हो गया। धनुषी की नज़र जब उस पर गई तो हैरान हो गई। उसने भी जल्दी से उस आदमी को शूट कर दिया तो वो गोली सीधा उस आदमी के हाथ में लगी। अथर्व ने जब देखा तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। तभी एक तीर सीधा अथर्व के आंखों के सामने से गुजरी। अथर्व ने देखा तो झट से अपने हाथों से पकड़ लिया। उसमें कुछ पेपर लिपटा हुआ था। अथर्व ने खोला और उस पेपर को पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे उस पेपर को पढ़ रहा था उसका चेहरा काला पड़ते जा रहा था। तभी एक और तीर उसके सामने से गुजरी। अथर्व ने उसे भी रोक लिया पर उसकी पकड़ उस तीर पर इतनी मजबूत थी कि वो 2 टुकड़ों में टूट गया। उस तीर के आगे एक पेपर लटका हुआ था। अथर्व ने उसे खोलकर देखा तो एक फोटो थी। अथर्व की आंखें गुस्से में आग उगलने लगी। इस वक्त वो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं लग रहा था जो किसी पर भी फट सकता था। अथर्व धनुषी की तरफ पलटा पर अचानक उसकी एक भौहें तन गई क्योंकि धनुषी वहां मौजूद ही नहीं थी। अथर्व ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने सर्द आवाज में कहा, मुझसे दूर कहाँ तक भागोगी, गलती गलती कर दी तुमने धनुषी, मेरे साथ खेल खेल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। यू बिट्रेड में, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ गेम खेल कर मुझसे अपना पीछा छुड़ा सकती हो? भले ही ये गेम तुमने शुरू किया था बट इस गेम का दी एंड मैं करूंगा। तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। कुछ घंटे बाद पूरी जगह शांति पसर गई। वो शिप जो किसी हेवन की तरह लग रहा था वो अब ग्रेवयार्ड से कम नहीं लग रहा था। हर जगह लाशें थी। 2 साल बाद न्यूयॉर्क, यूएसए। एक आदमी अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी एक लड़की भागते हुए उसके पास आई और अपने कमर में हाथ रखते हुए बोली, तुम अद्विक को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम जानते हो ना वो अभी कितना छोटा है। तुम उसके डैड हो, तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। उस लड़की की बात सुन उस आदमी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वो जैसे ही उस लड़की के करीब बढ़ने लगा उस लड़की ने हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, तुम जानते हो ना, फिर तुम बार बार मेरे पास क्यों आते हो? उस आदमी ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, ओक बाबा, अब बताओ अद्विक कहाँ है? उस लड़की ने उसे इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो अभी अपने कमरे में खेल रहा है। उस आदमी ने देखा तो एक 1.5 साल का बच्चा अपने मुंह में अपना टॉय चबा रहा था। उस आदमी ने देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, धान्या, हमारा अद्विक बिल्कुल तुम पर गया है। उसका बस चले तो वो पूरा घर ही खा जाएगा। धान्या ने उसके सीने में मारते हुए कहा, ऋषभ, तुझे क्या मैं भूखड़ दिखती हूँ? ऋषभ ने सुना तो मुस्कुराते हुए कहा, नो धानु माय स्वीट हॉट, तुम्हें पता है ना तुम कहाँ कुछ खाती हो, तुम तो बस हवा पीकर रहती हो। उसकी बात सुन धान्या चिढ़ते हुए बोली, देखो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर तुम ऐसे ही बोलोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। छोड़कर जाने की बात सुन ऋषभ की आंखें शक्त हो गई। उसने गुस्से में कहा,
बार बार मुझे छोड़कर जाने की बात करना बंद करो, भूलो मत। अद्विक तुम्हारा भी बेटा है, वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये सब मत बोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धान्या ने जब उसकी बात सुनी तो मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम दोनों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी, तुम दोनों तो मेरी जान हो। उसकी बात सुन ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही अद्विक जो खेल रहा था वो भी ताली बजाते हुए खिलखिला उठा। धान्या उसके पास गई और अद्विक को अपनी गोद में उठा लिया। मेरा बच्चा, मेरा गुलाब जामुन, मेरा सोन पापड़ी, मेरा छोला भटूरा, आप मम्मा को प्यार करते हो ना। अद्विक ने जब उसकी बात सुनी तो ताली बजाने लगा। उसने ऋषभ को अद्विक देते हुए कहा, देखा मेरा बच्चा अपनी मम्मा से कितना प्यार करता है। ऋषभ ने सुना तो मुंह बनाते हुए बोला, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी बच्चा है ना अद्विक, तुम भी अपने पापा से प्यार करते हो ना। तभी अद्विक ने अपने होठों को आपस में दबाते हुए बोला, पापा। ऋषभ ने सुना तो खुश हो गया, देखो धानु मेरे बच्चे ने पापा बोला। धान्या भी खुशी से चहक उठी, उनसे अद्विक के गालों में किस किया और मुंह बनाते हुए कहा, बेबी आपने साबित कर ही दिया कि आप अपने पापा से प्यार करते हो। चलो अब मम्मा बोलो, बोलो मम्मा वरना मम्मा अद्विक से कट्टी हो जाएगी। धान्या ने अपनी छोटी उंगली दिखाते हुए कहा, पर अद्विक बिल्कुल शांत हो गया और अजीब सा मुंह बनाने लगा। धान्या ने देखा तो बोली, क्या हुआ, आप ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो। तभी ऋषभ को अपने पेट पर गरम गरम फील हुआ। ऋषभ ने चिढ़ते हुए कहा, इस शैतान ने मेरे ऊपर सुसु कर दिया है। अद्विक हंसने लगा और बोला, पापा, पापा के बच्चे तुझे मैं ही दिखा क्या। ऋषभ ने थोड़े गुस्से में कहा। वही धान्या ये सब देखकर हंस रही थी। हा 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 हा, मेरा बेटा बहुत अच्छे, ऐसे ही मम्मा का नाम रोशन करो और पापा की शर्ट को गिला करते रहो, तुम्हारी मम्मा प्रसन्न हुई। ऋषभ ने सुना तो चिढ़ते हुए कहा, जाओ इसके डायपर्स चेंज कर दो वरना पता नहीं और क्या क्या गिला करेगा, बहुत शैतान हो गया है ये। धान्या ने अद्विक के डायपर्स चेंज करते हुए कहा, अच्छा बच्चों, कुछ देर पहले तुम्हारा प्यारा बेटा था, अब शैतान हो गया। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, अच्छे काम करे तो ये मेरा बेटा है और बुरे काम करे तो तुम्हारा। धान्या ने सुना तो हंसने लगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड में एक आदमी अपने किंग चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वो आराम से सिगार पी रहा था। इस वक्त उसके चारों तरफ का ऑरा बहुत खतरनाक था। वो अभी किसी नर्क से आया हुआ देवता लग रहा था। ठक की आवाज के साथ एक आदमी जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, खून पानी की तरह बहे जा रहा था। उस इंसान ने अपनी गन को लोड करते हुए कहा, 2 साल हो चुके हैं, अभी तक उसका पता क्यों नहीं चला। तभी एक आदमी उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, हमने अपने सोर्सेस की मदद से सारी कंट्रीज, इनफैक्ट सारे कॉन्टिनेंट में भी उन्हें ढूंढ लिया है, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी हम नॉर्थ अमेरिका में उन्हें खोज रहे हैं। अथर्व ने सिगार फेंक दिया और अपने पैरों से मसलते हुए कहा, उसे जमीन खा गया या आसमान निकल गया, मुझे वो जल्द से जल्द अपने पास चाहिए वरना इस बार तुम्हारी बारी ना आउट। उसकी बात सुन रॉबिन और वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड हवा की तरह गायब हो गए। बाहर जाते ही रॉबिन ने एक गार्ड को बोला, जल्दी और सोर्सेस लगवाओ। तुम सबको पता है ना, प्रेसिडेंट ने जिस जासूस को मारा वो 50वां जासूस था, क्योंकि उसने माम को नहीं ढूंढा। 2 सालों में उन्होंने अपने सारे सोर्सेस लगा दिए और जो नहीं ढूंढ पाता उसे बेरहमी से मार देते। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी ढूंढो उन्हें वरना अगला नंबर हम सबका है। इन 2 सालों में प्रेसिडेंट पहले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक और भयानक हो गए हैं। अब उनके लाइफ में किसी की जान लेना मच्छर मरने जैसा है। एक बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा, सर प्रेसिडेंट उन्हें पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो अब इस दुनिया में नहीं हो। रॉबिन ने सुना तो गुस्से में बोला, आज बोल दिया, आज के बाद मत बोलना वरना तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, वो तो अभी भी होगा। सबने आवाज सुनी तो डर के मारे कांपने लगे। अथर्व ने गुस्से में कहा, जुबान काट दो इसकी, और वहां से चला गया। रॉबिन ने सुना तो घबरा गया और बॉडीगार्ड को देखा जो उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। रॉबिन ने ना में सिर हिलाया और कुछ देर में वहां एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। कमरे में अथर्व जो सोफे में बैठा था, चीख सुनकर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। वो वहां से उठा और अपने फोन में कुछ करने लगा, जिससे रूम से अटैच एक डोर ओपन हुआ जो बाहर से बिल्कुल कमरे की दीवार जैसा था।
अथर्व अंदर गया जहां एक लड़की की बहुत सारी तस्वीरें थी। अथर्व ने एक तस्वीर उठाया और उस लड़की के होठों को छूते हुए बोला, बहुत तड़पा रही हो ना, कोई बात नहीं, जितना तड़पाना है तड़पाओ, हक है तुम्हारा, आखिरकार तुम्हारा पति जो हूं। पर जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गई उस दिन तुम तड़पोगी, उस दिन तुम बस इस चार दीवारी में कैद होकर रह जाओगी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और उम्मीद है कि तुमने भी किसी को अपने लाइफ में आने नहीं दिया होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम जिंदा हो और मुझसे छुप रही हो। और जिस दिन मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला ना, विश्वास करो मेरा बहुत दर्द होगा। तुम्हें यू बिट्रेड मी, और अथर्व के साथ कोई गद्दारी करे तो वो उसकी जान उसके शरीर से अलग कर देता है, पर तुम तो मेरी जान हो ना, तुम्हें कैसे मैं कुछ कर सकता हूँ, बल्कि तुम्हें तो मौत से भी बदतर सजा दूंगा मैं। तुम्हारा डेविल तुम्हें जल्दी ही अपने बाहों में लेगा, बस तुम इंतजार करना। ये बोल अथर्व ने अपने होठों को उस लड़की के होठों पर रख दिया जो कैनवास में कैद मात्र एक तस्वीर थी। अथर्व उस कमरे से बाहर आया और सोफे में अपना कोट और शर्ट निकाल कर फेंक दिया। उसने एक सिगार जलाया और उसके कस भरते हुए कहा, 2 साल तुम मुझसे दूर रही, क्या तुम्हें मेरी याद आती भी है? कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें सिर्फ मेरी ही याद आएगी। तुम ना सच में बाकियों लड़की ही जैसी निकली। यू चीटेड ऑन मी धनुषी, यू चीटेड ऑन मी। अथर्व ने एक फ्लावर वाज मिरर में मारते हुए बोला, जिससे वो एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। तुम्हें पता नहीं है 2 साल पहले जब तुम किडनैप हुई थी तो मेरी क्या हालत हुई थी, और आज तो पूरे 2 साल हो चुके हैं और तुम मुझसे दूर हो। ये बोल अथर्व 2 साल पहले की यादों में खो गया जब वो कॉलेज से किडनैप हो गई थी। फ्लैशबैक धनुषी जैसे ही अपने कॉलेज से बाहर निकली वैसे ही कुछ लोग बेहोश करके उसे कामाथिपुरा ले गए। सारे बॉडीगार्ड को जब धनुषी कहीं नहीं मिली तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। लेडी बॉस कहा गई, एक बॉडीगार्ड ने अपना सिर पोंछते हुए कहा। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो प्रेसिडेंट का था। उसका हाथ कांपने लगा। उसने अपना थूक गटकते हुए कहा, अब क्या करूं, आज मेरी मौत पक्की। तभी उस बॉडीगार्ड ने डरते हुए फोन रिसीव कर लिया तो उधर ने एक गुस्से वाली आवाज आई, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मुझे धनुषी से बात करनी है, फोन दो उसे। उस बॉडीगार्ड ने सुना तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने हकलाते हुए कहा, पर प्रेसिडेंट वो नहीं है। अथर्व ने सुना तो उसकी एक भौहें तन गई, क्या मतलब नहीं है? प्रेसिडेंट उनका शायद किडनैप हो गया है। अथर्व ने सुना तो वो गुस्से में खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वही वो बॉडीगार्ड घबरा गया था तो वो भी एक इंसान ही। अथर्व सीधा अपने कैबिन से बाहर आया। इस वक्त उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरे पर किसी को जान से मारने का जुनून था। उसकी नसें तनी हुई थी, वो अभी मौत का देवता लग रहा था। अथर्व सब बाहर आया तो रॉबिन ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रेसिडेंट अभी एक जरूरी मीटिंग है, कैंसिल कर दो। अथर्व ने गुस्से में कहा तो रॉबिन हकलाते हुए बोला, प्रेसिडेंट ये 250 करोड़ की डील है। अथर्व के कदम रुक गए। उसने झटके से रॉबिन का कॉलर पकड़ हवा में लटका दिया। आई सेड कैंसिल दिस मीटिंग। अथर्व ने एक झटके में रॉबिन को छोड़ दिया जिससे वो जमीन में पड़े दर्द से कराहने लगा। वही सारे एम्प्लॉई के जान प्राण हलक में आ गया। अथर्व सीधा अपने फरारी में बैठा तो रॉबिन भी उसके पीछे भागते हुए आया, पर तब तक अथर्व की कार धूल उड़ाते हुए वहां से जा चुकी थी। रॉबिन जल्दी से बॉडीगार्ड की कार में बैठा और उसके पीछे चल दिया। आधा घंटा के रास्ते को अथर्व ने 15 मिनट में तय कर लिया और धनुषी के कॉलेज पहुंच गया, जहां बॉडीगार्ड अपना सिर झुकाकर खड़े थे। लगभग 20 बॉडीगार्ड वहां खड़े थे। अथर्व ने एक बॉडीगार्ड ने सिर पर बंदूक तानते हुए कहा, तुम सब कहाँ मर गए थे? कोई भी आएगा और उसे किडनैप करके ले जाएगा। तुम्हें क्या मुफ्त में रोटियां तोड़ने देता हूँ? सॉरी पप्रेसी। आगे के शब्द उस बॉडीगार्ड के मुंह में घुट कर रह गए क्योंकि वो अब भगवान को प्यारा हो चुका था। रॉबिन जो पीछे खड़ा था उसे भी सारा माजरा समझ आ गया। अथर्व कॉलेज के अंदर गया तो रॉबिन भी आ गया। दोनों प्रिंसिपल के कैबिन में गए जहां वो कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, अथर्व ने सीधा अंदर आते हुए कहा तो प्रिंसिपल हैरानी से उसे देखने लगे। फिर बिना कुछ बोले उन्हें सीसीटीवी रूम ले गए जहां बहुत आदमी बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट को बाहर की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, प्रिंसिपल ने उन सब से कहा तो सब ने हाँ में सिर हिलाया। सारे लोगों को अथर्व की वाइब्स अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था एक चूक और वो खल्लास।
जैसे ही एक आदमी ने सीसीटीवी फुटेज ऑन किया तो वहां एरर शो होने लगा। सर सॉरी बट सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गया है, उस आदमी ने डरते हुए कहा। तो अथर्व का दिमाग ही घूम गया। रॉबिन ने जल्दी से किसी को कॉल किया। लगभग 10 मिनट बाद वहां पे कुछ आदमी काला कपड़े पहनकर खड़े हो गए। ये सब के सब हैकर्स थे। सब जल्दी जल्दी सीसीटीवी फुटेज को हैक करने लगे। सब बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी लेडी बॉस मिल जाए, वरना प्रेसिडेंट सबको अपनी आंखों से ही भस्म कर देंगे। सारे हैकर्स अथर्व के खड़े होने के कारण इतना घबराए हुए थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें फिर से हैकिंग के कोशिश करने होंगे। सब एक से बढ़कर एक थे, पर अथर्व के सामने तो किसी भीगी बिल्ली जैसे लग रहे थे। एक हैकर ने डरते हुए कहा, नहीं हो रहा। अथर्व ने रॉबिन को घूरते हुए कहा, इन सबको और उन बेवकूफ़ बॉडीगार्ड को एक कमरे में बंद करके आग लगा दो। रॉबिन ने सुना तो जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और सबको वहां से ले जाने लगा। वही सब अथर्व से जान की भीख मांगने लगे। अथर्व खुद कंप्यूटर के सामने बैठा और फुटेज हैक करने की कोशिश करने लगा। हैकिंग उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बस उसके बाएं हाथ का खेल था। लगभग 5 मिनट बाद सीसीटीवी फुटेज हैक हो गया। तभी वहां रॉबिन आया और सिर झुकाते हुए बोला, सॉरी प्रेसिडेंट। अथर्व ने गुस्से में कहा, आज से ऐसे बेवकूफ लोगों को मेरे सामने मत लाना, वरना अगली बार तुम्हारी बारी। अथर्व ने जब सीसीटीवी फुटेज में हो रही कारनामे को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। रॉबिन ने देखा तो डरते हुए कहा, ये तो उसकी गाड़ी है, आखिर कौन है ये जो छुप छुप कर ये सब कर रहा है। अथर्व ने कहा, जो भी है पर मेरे हाथों से बचेगा नहीं, इसने इस बार गलत लड़की को चुना है। फिर अथर्व वहां से निकल गया। फ्लैशबैक एंड। अथर्व अपने ख्यालों में ही था कि उसके दूर पर नॉक हुआ। कम इन, अथर्व ने अपने कठोर आवाज में कहा। तो रॉबिन अंदर आया और घबराते हुए बोला, प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क में एक बिजनेस पार्टी रखी गई है आपके लिए। आपको इस ईयर भी नंबर 1 बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिलने वाला है। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, आई डोंट केयर, मैंने जो तुम लोगों से कहा है पहले वो करो और उस लड़की को मेरे पास लाओ। रॉबिन ने डरते हुए कहा, प्रेसिडेंट ये जरूरी है प्लीज। रॉबिन की बात सुनकर अथर्व का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने गुस्से में कहा, आउट। पर प्रेसिडेंट, रॉबिन कुछ बोलता कि अथर्व ने अपने सर्द लहजे में बोला, हर साल मुझे वो अवार्ड मिलता है, इस साल नहीं मिलेगा तो कुछ हो नहीं जाएगा, पर मुझे जो चाहिए वो मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए पहले उस लड़की की ढूंढो, क्योंकि इस अवार्ड से मेरे बिजनेस एम्पायर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी बात सुन रॉबिन ने हिम्मत करते हुए कहा, आपको मैम की कसम। अथर्व ने सुना तो उसकी भौहें तन गई। उसने अपनी जलती आंखों से रॉबिन को घूरा और गन निकाल उसे शूट कर दिया। पर यह अच्छी बात थी कि अथर्व ने उसके हाथ पर शूट किया था और गोली बस उसे छू कर निकली थी। अथर्व ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, जेट रेडी करवाओ। उसकी बात सुनकर रॉबिन की आंखों में चमक आ गई। उसने मन में कहा, आई नो प्रेसिडेंट, अभी भी आपके दिल में माम के लिए वही जगह है, अभी भी आपके लिए वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आई होप कि वो जल्द ही आपको मिल जाए। ये बोल रॉबिन अपना हाथ पकड़े वहां से चला गया। अथर्व ने गुस्से में अपने कमरे के सारे सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। धनुषी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे बहुत तड़पा रही हो, तुम कहाँ छुप कर बैठी हो, मेरे सामने क्यों नहीं आ रही, जब मुझे छोड़ कर ही जाना था तो मेरी लाइफ में क्यों आई। आई हेट यू मिसेस रस्तोगी, आई हेट यू। अथर्व अपना गुस्सा सारे सामानों पर निकाल रहा था। उसने लाखों रुपए की एंटिक पीसेस कौड़ी के भाव में तोड़ दी थी। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया था और पूरे कमरे को उजाड़ दिया। अथर्व ने सामने मिरर में देखते हुए कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी उजाड़ दूंगा, तुम बस देखते रह जाओगी कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। अथर्व चलकर दीवार के पास आया जहां धनुषी की बहुत बड़ी बड़ी फोटो फ्रेम्स थी। ये फोटो फ्रेम धनुषी और अथर्व की शादी के दिन का था, जब उसने वो ब्लू गाउन पहना हुआ था। अथर्व बस एकटक धनुषी के उस तस्वीर को देखने लगा जिसमें वो मासूम और इनोसेंट लग रही थी। अथर्व ने खुद से कहा, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, क्या पता कोई मासूम चेहरे के पीछे कितने राज दफन हो। धोखेबाज लोग शक्ल से बहुत मासूम होते हैं। उम्मीद करना कहीं मुझसे दोबारा मुलाकात ना हो जाए, वरना सब तबाह हो जाएगा, तुम भी। बाहर रॉबिन अपने हाथों की पट्टी करवा रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड ने कहा, सर, मुझे प्रेसिडेंट को देख कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके अतीत में कुछ हुआ था।
तभी दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, जाकर उन्हीं से पूछ ले, फिर मैं तेरे लिए 4 कंधे तैयार रखवाऊंगा। रॉबिन ने कहा, वो शांत समंदर है, उन्हें खामोश ही रहने दो, जरा सा मचल गए तो पूरा शहर ले डूबेगे, फिर हम तुम कौन सी खेत की मूली हैं। उसकी ऐसी बातें सुन सब घबरा गए। सच ही था, अथर्व धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा था। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में ऋषभ और धान्या बैठे कॉफी पी रहे थे। तभी धान्या ने ऋषभ को कुछ सोचते हुए देखा तो कहा, ऋषभ तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, कोई बात है क्या? ऋषभ ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं क्यों परेशान होने लगा। धान्या उसकी बात सुन मुस्कुरा दी, फिर उदास होते हुए बोली, ऋषभ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है अतीत फिर मेरे पास आ रहा है, कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। ऋषभ ने ना समझी में पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हूँ तुम, कौन बर्बाद हो जाएगा? धनुषी ने अपनी बात बदलते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी अचानक दोनों के कानों में बच्चे की रोने की आवाज पड़ी। ओह लगता है अद्विक को भूख लगी, मैं अभी आती हूँ, ये बोल धान्या जल्दी से अद्विक के पास चली गई। वही उसके जाते ही ऋषभ का चेहरा गंभीर हो गया। वही धान्या अद्विक को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर अद्विक चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने धान्या को कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे छोड़कर कहीं चली जाएगी। अद्विक बच्चा क्या हुआ, मेरा बेबी इतना क्यों रो रहा है? धान्या ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी धान्या ने उसके सिर को टच किया तो वो बहुत गर्म था। धान्या चिल्लाते हुए बोली, ऋषभ ऋषभ देखो ना, अद्विक की तबीयत ठीक नहीं है। ऋषभ भागते हुए आया और कहा, तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। धान्या ने जल्दी से सिर हिलाया और अद्विक को शांत कराने की कोशिश करने लगी। लगभग 15 मिनट बाद एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर आया और अद्विक को चेक करने लगा। धान्या ने परेशान होते हुए कहा, डॉक्टर क्या हुआ है मेरे बच्चे को, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने शांत लहजे में कहा, देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसे बस वायरल फीवर हुआ है, दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने धान्या को कुछ सिरप के बॉटल्स दिए और वहां से चला गए। धान्या ने एक चैन की सांस ली और सिर्फ एक चमचे में लेकर अद्विक को पिलाने लगी। अद्विक अपना सिर हिलाने लगा। अद्विक पी लो, मम्मा को ऐसे तंग नहीं करते, धान्या ने थोड़े सख्त लहजे में कहा और जबरदस्ती सिर्फ अद्विक को पिला दिया। वही इंग्लैंड में रॉबिन अथर्व के कमरे में नॉक किया और कहा, प्रेसिडेंट जेट रेडी है। अथर्व ने डोर ओपन किया और बाहर आया। इस वक्त उसने एक ब्लैक टैक्सीडो पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। अभी भी वो 27 या 28 साल का ही लड़का लगता था, उतना ही यंग और उतना ही हैंडसम। हल्की बियर्ड, ब्लैक सिल्की हेयर्स, अगर कोई लड़की देखे तो दिल के साथ साथ अपनी किडनी, फेफड़े सब हार बैठे। अथर्व सीधा अपनी फरारी में बैठ गया और अपने टैब में कुछ करने लगा। इस वक्त उसका फेशियल एक्सप्रेशन काफी सीरियस लग रहा था। रॉबिन जल्दी से पैसेंजर सीट में बैठ गया तो ड्राइवर ने कार सड़कों पर भगा दी। थोड़ी देर बाद वे सब एयरपोर्ट पहुंच गए। ड्राइवर ने जल्दी से अथर्व की साइड का दूर खोला तो अथर्व अपनी कार से बाहर निकला। बॉडीगार्ड ने उसे चारों तरफ से कवर कर रखा था। सारी लड़कियां बस उसे ही ताड़े जा रही थी। उसकी पर्सनैलिटी थी ही इतनी गजब कि कोई एक बार देखे तो बस नजरें ही ना हटा पाए। उसकी हाइट, उसकी मस्क्यूलर बॉडी को देख लड़कियां आहें भरने लगी। अथर्व को इन सब से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस एक ही लड़की से फर्क पड़ता था। थोड़ी देर बाद वो जेट में बैठ गए। अथर्व अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। उसकी जेट काफी लग्जरियस थी, उसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। अथर्व को 8 घंटा का सफर तय करना था, इसलिए वो अपने लैपटॉप पर फोकस था। तभी उसकी नज़र धनुषी के वॉलपेपर पर गई। उस वॉलपेपर को देख अथर्व की आंखें सर्द हो गई। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। 8 घंटे के सफर के बाद अथर्व न्यूयॉर्क में था। अथर्व अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर आया। वहां सारे लोगों की नज़र बस उसी पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती लग रहा था, जो बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। बाहर बहुत सारी कार अथर्व का वेट कर रही थी। अथर्व अपने ब्लैक एसएससी टुटारा में बैठ गया, जिसकी प्राइस $2 मिलियन थी। इसकी स्पीड 331 माइल्स पर आवर थी, मतलब 573 किलोमीटर्स पर आवर। ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार थी और महंगी भी।
ड्राइवर और बाकी सबने उसे ग्रीट किया तो अथर्व ने कुछ नहीं कहा। अथर्व न्यूयॉर्क की वादियों को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अपना है यहाँ, शायद वो जिसका उसे इंतजार था। अथर्व ने अपनी सोच को झटका और अपने तब में कुछ करने लगा। कुछ चंद सेकंड्स में अथर्व की कार एक बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। ये अथर्व का ऑफिस था जो आसमानों को छू रहा था। चमचमाती बड़ी सी बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, AR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अथर्व अपने कार से उतरा और अपनी आंखों में गोगल्स चढ़ा लिया, जिससे वो कई गुना हैंडसम और लगने लगा। अथर्व सब अपने ऑफिस में आया तो सारे एम्प्लॉई और वर्कर्स खड़े हो गए और उसे ग्रीट करने लगे। सारी लोगों की सांसें अटकी हुई थी क्योंकि अथर्व आज 2 सालों बाद न्यूयॉर्क आ रहा था। उसके बारे में कौन नहीं जानता था कि वो कैसा है, पर कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है, चाहे जितनी भी सीधी करने की कोशिश कर लो। वैसे एक लड़की दुम हिलाते हुए आ गई अपनी मौत के पास। वो लड़की सीधा अथर्व के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने काफी रिवलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की उसे सेड्यूस करते हुए बोली, ये हैंडसम, आई एम रोजी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, वुड यू लाइक टू स्पेंड अ नाइट विथ मी, ट्रस्ट मी इट विल बी फन। ये सब बोल रोजी जैसे ही अथर्व के सीने में अपना हाथ चलाने वाली थी, कट की आवाज से उसके हाथ की सारी हड्डी टूट गई। ओह माय गॉड, इट्स वेरी पेनफुल, रोजी ने रोते हुए कहा। अथर्व ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, दिस इज नथिंग, देयर स्टिल मोर पेन टू बी फाउंड। ये तो कुछ नहीं है, अभी तो और दर्द मिलना बाकी है। रॉबिन हैरानी से अथर्व को देख रहा था क्योंकि उसने आज तक लड़कियों पर कभी हाथ नहीं उठाया था। उसने गुस्से में रोजी को देखते हुए कहा, ठीक ही हुआ, और आओ अपनी मौत के पास, इन सब लड़कियों को तो फांसी में लटका देना चाहिए, एक नंबर की बेशर्म है। फिर अपने मन में कहा, क्या धनुषी मैम का जाना प्रेसिडेंट तो इतना तोड़ कर रख दिया है कि अब वो हाथ उठाने से पहले ये भी नहीं देखते कि कौन सामने खड़ा है। उनके जाने के बाद प्रेसिडेंट कितने बदल गए। उसने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, क्यों चली गई मैम, आप सर को छोड़कर? आपके जाने से वो पूरी तरह बदल चुके हैं, वो पहले से भी ज्यादा खूंखार हो गए हैं। अथर्व ने गुस्से में कहा, रॉबिन, गिव दिस स्टूपिड गर्ल द हार्शेस्ट पनिशमेंट। रॉबिन ने सुना तो जल्दी से रोजी का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गया और रोजी बस चिल्लाती रह गई, आई बेग यू लीव मी। उसका इस तरह भीख मांगना अथर्व के दिल को सुकून पहुंचा रहा था। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। अथर्व ने सारे एम्प्लॉई पर एक नज़र डाली जो अपना सिर झुकाए अपना अपना काम कर रहे थे, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। सारे लोगों के मन में अथर्व का डर इस तरह समा चुका था कि दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन सबका अथर्व से डरना नहीं खत्म होने वाला था। थोड़ी देर बाद रॉबिन आ गया। अथर्व ने देखा तो उसके शर्ट पर खून के छींटे थे। ये देख अथर्व के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। ये सब रॉबिन ने भी नोटिस कर लिया था। उसने मन में कहा, ये मौत का बादशाह सबकी जान ले लेगा। अथर्व ने अपने कैबिन में जाते हुए कहा, आफ्टर 10 minutes everyone should be in the conference room, let me also see what have you guys done in these 2 years। 10 मिनट बाद सब कॉन्फ्रेंस रूम में हो ने चाहिए, जरा मैं भी तो देखूं इन 2 सालों में तुम लोगों ने क्या क्या किया है। अथर्व की बात सुन सबके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। सब कांपते कांपते कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे। 8 एक्ट चालू था, लेकिन सबके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। सबके हाथ पैर थरथरा रहे थे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दूर खुला और अथर्व अंदर आया। इस वक्त उसका दोनों हाथ उसके पेंट के पैकेट में था। अथर्व अपने किंग साइज चेयर पर बैठ गया। उसने सबको एक नज़र देखा तो अपनी बाएं भौहें चढ़ाते हुए बोला, वाई आर यू ऑल गेटिंग वेट, तुम सब पसीने से तरबतर क्यों हो रहे हो? एनीवेज लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। सब मीटिंग करने लगे। अथर्व अपने हाथों में ग्लास का पेपर वेट घुमा रहा था। जैसे जैसे मीटिंग हो रही थी उसकी आंखें सर्द और चेहरा कोल्ड होते जा रहा था। कुछ देर पहले जो लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे अब उन्हें ठंड लग रही थी। सब अथर्व की वाइब्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था उनके सामने मौत का देवता बैठा है जो कभी भी किसी की मौत का ऐलान कर सकता है और उसे रोकने वाला भी कोई अब तक पैदा नहीं हुआ है। अथर्व ने जोर से पेपर वेट एक आदमी की तरफ फेंक कर मारा, जिससे सबकी आंखें चौड़ी हो गई। अथर्व ने जैसे ही एक आदमी की तरफ पेपर वेट फेंका उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी इतना डरा हुआ था कि उसने हिलने तक की जहमत नहीं उठाई। कुछ देर तो वहां शांति पसर गई।
सबने धीरे से पीछे पलट कर देखा तो कॉन्फ्रेंस रूम में लगा 1 लाखों का पेंटिंग जमीन पर टूटकर बिखरा हुआ था। सारे कांच फैल चुके थे। अथर्व वहां से उठा और कहा, यू आर फायर्ड। अथर्व ने करीब 350 लोगों को बिना हिचकिचाहट के फायर कर दिया। ये सब वही लोग थे जिन्होंने ढंग से काम नहीं किया था। अथर्व ने रॉबिन की तरफ देखते हुए कहा, न्यू एम्प्लॉई लाओ जो स्किल्ड, क्रिएटिव और इंटेलिजेंट हो, ना कि इन जैसे नमूनों को। रॉबिन ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया तो अथर्व वहां से चला गया। एक आदमी ने रॉबिन के पैरों में गिरते हुए कहा, प्लीज सर, प्रेसिडेंट को कहिए ना हमें फायर ना करे, आगे से हम सब कुछ ठीक से करेंगे। रॉबिन ने कहा, ये सब तो तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। तभी एक और आदमी खड़ा होते हुए बोला, प्लीज सर, हमारे परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। रॉबिन ने शांति से कहा, शुक्र मनाओ तुम लोगों के हाथ पैर सही सलामत हैं और अभी तुम सब जिंदा हो, वरना प्रेसिडेंट आज इतने गुस्से में थे कि सबको जलाकर राख कर देते। प्रेसिडेंट ने तुम लोगों को बख्श दिया है, इसलिए शुक्र मनाओ और कहीं और जाकर जॉब ढूंढो। अब गलती करोगे तो सजा तो मिलेगा ही। नाउ गेट लॉस्ट। वैसे भी एआर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए लोगों की कमी नहीं है, ये सबका ड्रीम जॉब है। करोड़ों की संख्या में भीड़ लगी हुई है और मुझे तो लगता है वो सारे तुम सबसे लाख गुना अच्छे होंगे, ना कि तुम जैसे नमूने। रॉबिन ने कहा तो सब भारी कदमों से चले गए। रॉबिन ने एक गहरी सांस ली और एक नज़र उस लाखों की पेंटिंग पर डाली जिसका अब अस्तित्व ही नहीं बचा था। हालांकि ये सब तोड़फोड़ से अथर्व को एक कौड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ था, पर इन सब से अथर्व बस अपने आप को और तकलीफ दे रहा था। रॉबिन ने खुद से कहा, अब तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा मैम, अब आपको प्रेसिडेंट के पास वापस आना ही होगा, वरना कई लोग और मरेंगे। वही अथर्व अपने कैबिन में अपना काम कर रहा था। तभी उसकी नज़र अपने वेडिंग रिंग पर गई जिसे उसने अपने रिंग फिंगर में पहन रखी थी। अथर्व ने देखा तो उसे अपनी उंगलियों से छूने लगा। उसने उस रिंग को अपने होठों से छूते हुए कहा, आज भी इसमें तुम्हारा एहसास, तुम्हारी छुअन बसी हुई है जो मुझे तुमसे दूर जाने ही नहीं देती। वही दूसरी तरफ आज धान्या सुबह से छींक छींक कर परेशान हो चुकी थी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसने अपना नाक रगड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। तभी ऋषभ एक छोटे से बोल में शहद लाया और उसे चमचे से खिलाते हुए कहा, ये लो, तुम्हारी छींक ठीक हो जाएगी। धान्या ने देखा तो जल्दी से उसके हाथ से बोल लेकर चमचे से खुद शहद खाने लगी। ऋषभ तो बस अपने खाली हाथों को देखता रह गया। लगभग 2 मिनट बाद धान्या सोफे पर बैठते हुए बोली, थैंक्स ऋषभ, मैं तो सुबह से छींक छींक कर परेशान ही हो गई थी, तुम न होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। धान्या की बात सुन ऋषभ के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो जैसे ही धान्या को गले लगाने वाला था कि अद्विक ने रोना शुरू कर दिया। धान्या जल्दी से भागते हुए अद्विक के पास गई और ऋषभ बस अपने गुस्से के घुट पीकर रह गया। वो जब भी अपनी धान्या के पास जाने की कोशिश करता, ये अद्विक का बच्चा हमेशा बीच में आ जाता। वही धान्या अद्विक को चुप कराने लगी। तभी अद्विक ने पुकारा, माँ। धान्या ने सुना तो खुशी से फूले नहीं समाई। उसने अद्विक को पुचकारते हुए कहा, क्या कहा मेरे बच्चे ने, फिर से कहना। तो अद्विक ने फिर से कहा, माँ। धान्या ने खुशी से अद्विक को अपने सीने से लगा लिया। दूसरी तरफ अथर्व लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। एक यही तो जरिया था उसके लिए धनुषी की यादों से पीछा छुड़ाने का। अथर्व अपने काम में इतना एडिक्टेड रहता कि जैसा काम ही उसका नशा हो, जो धनुषी की यादों से कुछ पल ही सही पर उसे चैन से जीने देगा। पर ये तो अथर्व ही जानता था कि वो काम करके चैन से जी भी रहा है या नहीं। अथर्व काम कर ही रहा था कि उसके कैबिन के दूर पर नॉक हुआ। मे आई कम इन। अथर्व ने अपने रूड वॉइस में अंदर आने की परमिशन दे दी। तभी रॉबिन अंदर आया और बोला, प्रेसिडेंट, रात के 11:30 बज चुके हैं, आप अभी भी काम कर रहे हैं। अथर्व ने जब टाइम देखा तो सच में 11:30 बज चुके थे। वो अपने काम में इतना मशगूल हो गया था कि उसे टाइम का अंदाजा भी नहीं हुआ। अथर्व अपने चेयर से उठा और अपना कोट अपने हाथों में लेते हुए कहा, लेट्स गो। अथर्व ने कहा और अपने एससी टुटारा में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक बड़े से व्हाइट पेंट हाउस के सामने रुकी। बॉडीगार्ड ने मेन गेट खोला तो कार अंदर आ गई। ये वही पेंट हाउस था जो मैनहट्टन में था, जिसकी कीमत $100 मिलियन की थी। ये पेंट हाउस काफी बड़े एरिया में था
बाहर एक खूबसूरत सा गार्डन जिसमें बहुत सारे एरिका पाम्स और रंग बिरंगे अलग अलग तरह के फल फूल लगे हुए थे। अथर्व अंदर गया। वहाँ सारी चीजें बहुत लग्जरियस थी। अथर्व स्टेयर्स से होते हुए जाने लगा, तभी अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र दीवार पर लगी धनुषी की बड़ी सी फोटो फ्रेम पर गई। इस तस्वीर में धनुषी बेड पर उल्टी लेटी हुई थी और अपने एल्बो को बेड से टिकाकर अपना सिर अपनी हथेलियों में रखा हुआ था। उसने पाउट किया हुआ था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। अथर्व ने पहले ही रॉबिन को कहकर धनुषी की तस्वीर यहाँ लगाने को बोल दी थी। अथर्व ने धनुषी की तस्वीर में अपने उंगलियां फेरते हुए कहा, ये तस्वीर हमेशा मुझे मेरा बदला याद दिलाएगी। ये याद दिलाएगी कि कैसे तुमने मुझे धोखा दिया था। और यकीन करो अथर्व रस्तोगी हर एक चीज़ इंटरेस्ट के साथ वापस देता है और बदला भी इंटरेस्ट के साथ ही लूंगा। टू बी कंटिन्यूड। Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.